ऑयल वी नीडेड ऑन अ डेली बेसिस। हर दिन हमें कितना ऑयल खाना चाहिए, कितना ऑयल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। देखिए, ज़ीरो ऑयल कुकिंग भी सही नहीं होती है, लेकिन ओवर कंजप्शन ऑफ ऑयल ये भी सही नहीं होता है। जिस तरह से फैट से हमें इसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं, उसी तरह से ऑयल जो होता है वो हमें इसेंशियल फैटी एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें इसेंशियल एसिड की फैटी एसिड्स की पूर्ति के लिए ऑयल इंटेक करना ज़रूरी होता है। तो हमें कितना जो है ऑयल पर पर्सन लेना चाहिए, ये होता है कैलोरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एक एडल्ट मेल की यदि हम बात करें तो उनका जो कैलोरीज कंजप्शन होना चाहिए 2000। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यदि उनका है और कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का उन्हें डिसीज़ नहीं, जैसे डायबिटीज़ नहीं है या हाइपरटेंशन नहीं है, सीवीडी नहीं है, तो उनका कैलोरीज होना चाहिए 2000 किलो कैलोरीज। फीमेल है तो कैलोरी कंजप्शन होना चाहिए 1800 और 1900। तो जितना आपका कैलोरी कंजप्शन हो रहा है उसमें से आप 20 या 25% कैलोरीज आपको फैट्स के थ्रू लेना चाहिए। इसमें आप नट्स और सीड्स हैं या खाने का जो ऑयल है वो आप ले सकते हैं, या सरसों का जो तेल है, या जो भी आप ऑयल ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। आप देखिए, आमतौर पे जो हम सीरियल्स भी खाते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, इनमें भी थोड़ा बहुत जो है ऑयल हमें मिलता है। हिडन कैलोरीज के 20 या 25% के ऊपर में आपने ऑयल का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। सिंप्लीफाई करके यदि मैं बताऊँ तो आप याद रखिए, 3 और 4 चम्मच के ऊपर में जो छोटा चम्मच होता है, टीस्पून, खाने का जो टीस्पून होता है, उसके ऊपर में एक व्यक्ति ने एक दिन में, इसमें आपका सब्जी का ऑयल आ गया, आप स्नैक कर रहे हैं उसका ऑयल आ गया, ड्रेसिंग कर रहे हैं, सैलेड ड्रेसिंग कर रहे हैं, या आप कोई भी नट्स भी ले रहे हैं उसमें से भी वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो हम ऑयल फॉर्म में ले रहे हैं, या आप घी फॉर्म में ले रहे हैं, या सैलेड ड्रेसिंग वाला ऑयल आप ले रहे हैं, तो वो सारा इंक्लूडेड होना चाहिए विद इन अ 3 या 4 टीस्पून। स्मॉल वाला जो चम्मच होता है उसके अंडर में ये आपका इनटेक होना चाहिए। अब इसमें भी हमें कौन सा ऑयल फीड करना है, मतलब हमें 3 चम्मच ऑयल पर पर्सन के लिए पर डे तो लगता ही है, मतलब 25% हमारे कैलोरीज का हिस्सा इस ऑयल के थ्रू हमें एनर्जी मिलना चाहिए। बट इसमें भी एक है कि आप जो है लेस देन 7% कैलोरीज जो है सैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट ऐसा फैट है जो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, आपका एलडीएल भी बढ़ाता है, और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, हमारे हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, वो है सैचुरेटेड फैट्स। और सैचुरेटेड फैट मोस्टली किस में होता है, जैसे आप जो भी ऑयल है जो रूम टेम्परेचर में यदि आपको सॉलिड दिख रही है, जैसे हम घी भी लेते हैं, या जैसे नारियल का तेल आप देखिए, जैसे रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड बन जाता है, बाद में जब हम हीट करते हैं, इन्हें थोड़ा सा हम गर्म करते हैं, तो इसका जो सॉलिडनेस है ब्रेक डाउन होकर ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स की लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन हम नट्स हैं, जैसे आप वॉलनट भी ले लीजिए, आलमंड्स भी ले लीजिए, इनमें आपको अच्छा फैट्स के साथ साथ में सैचुरेटेड फैट भी मिलता है। तो हमें याद रखना है कि हमारा जो टोटल कंजप्शन हो रहा है ऑयल का, उसमें ये सैचुरेटेड फैट जो होता है 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक बन सकता है, हमें जो है सीवीडी मतलब हार्ट डिसीज देखिए बना सकता है। सैचुरेटेड फैट्स ही क्यों, बिकॉज सैचुरेटेड फैट और हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, और साथ में कार्डियोवास्कुलर सीवीडी डिसीज होने के जो रिस्क होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में चलते हैं। बट यदि आप खान पान में रोज़ाना 1% भी सैचुरेटेड फैटी एसिड का इंटेक यदि हम बढ़ा देते हैं, जो हम रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड रहता है फैट्स, और जब हम इसे हीट अप करते हैं तो लिक्विडिफाई हो जाता है, इस तरह का ऑयल या सैचुरेटेड फैट्स का ऑयल यदि हम रोज़ाना खाने में 1% से, मतलब लेस देन 7% होना चाहिए, यदि ये 8% भी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है 2.3 mg से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे परसेंटेज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बढ़ेंगे, सेम उसी तरह से जो होता है आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है 2.3 से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, उस हिसाब से आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है इंक्रीज ही होता रहेगा।
मैं घी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये किस तरह का प्रिपरेशन है घी का। देखिए घी जो है मलाई से भी बनता है, घी जो है दही से भी बनाया जाता है। तो मलाई से आप देखिएगा जो भी हमारा जब दूध गर्म हो जाता है उसके ऊपर में जो फैट्स की लेयर होती है, जो मलाई की लेयर होती है, इसमें हमें क्या मिलेगा? 99% इसमें फैट्स मिलेगा। यदि आप घी जो दही का बना हुआ यूज़ करते हैं तो उसमें फैट, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की लेवल है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। यदि आप घी का कंजप्शन करना चाहते हैं तो जो दही का बना हुआ घी यदि आप खान पान में रखते हैं तो ये मच बेटर दैन मलाई वाला घी। बट घी, अब जितने भी लोग हैं जो अभी 30+ हैं और रोज़ाना डेली बेसिस पे घी का इंटेक करते हैं, घी का सेवन करते हैं, आप अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें आपको जो है, यदि आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा खान-पान में, जैसे कि घी, बटर में और जो हमारा कोकोनट ऑयल होता है, इसमें आपको सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में दिखते हैं। तो इसकी वजह से जो है आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा। जो लोग कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे कि रोटी या चावल, अनाज का सेवन ज़्यादा करते हैं, उन लोगों का जो है ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। या आपका इंसुलिन या रेजिस्टेंस हुआ है तो भी अफेक्ट करेगा आपका ट्राइग्लिसराइड्स, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ाएगा। बट जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इंटेक करते हैं, या टोटल फैट्स का, या फ्राइड फूड्स का, या ट्रांस फैटी एसिड्स का, स्पेशली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का यदि आप इंटेक करते हैं, पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है रिलेशन, मैंने अभी बताया आपको कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की 1% की लेवल यदि बढ़ा देते हैं खान पान में, तो ये नियर अबाउट 2.3 mg से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। यदि हम बात करते हैं तो कोकोनट ऑयल में आपको क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा एमसीटी यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स मिलेंगे। बट ये भी कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें भी आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा। डेयरी फैट में भी सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो बटर है, चाहे वो घी है, या चाहे आपका चीज़ है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप नॉनवेज में पोर्क खाते हैं या बीफ खाते हैं या पॉम ऑयल का कंजप्शन करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी हायर अमाउंट में सैचुरेटेड फैट होता है। देखिए फैट सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो है सैचुरेटेड फैट। ये 1% भी खान पान में बढ़ जाता है तो 30% रिस्क बढ़ जाती है सीवीडी यानी कि हार्ट डिसीज़ बनने के, या आपको एथेरोस्क्लेरोसिस बनने के चांसेस जो होते हैं, यही जो फैट होता है यही जो है बनाता है। एक्सेस में कोई भी चीज़ नहीं लेना है। तो सैचुरेटेड फैट की जो लेवल है वो फिक्स है, लेस देन 7%। टोटल फैट के लेस देन 7% होना चाहिए हमारा सैचुरेटेड फैट्स। इसीलिए आलमंड्स एंड वॉलनट भले ही हेल्दी होते हैं, इसमें अच्छा फैट होता है, लेकिन साथ में मिलता है, आप उनका कंजप्शन में जो न्यूट्रिशन वैल्यू दिया जाता है, जो वॉलनट एंड जो आलमंड्स के जो पैकेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप देखिएगा उसमें 100 ग्राम का यदि ये आलमंड्स एंड वॉलनट आप कंज्यूम करते हैं तो उसमें से नियर अबाउट आपको 27 mg तक ये आपको जो है सैचुरेटेड फैट उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब 100 ग्राम माने कितना हो जाएगा? 50 ग्राम हम जो है मुट्ठी भर समझेंगे, तो 100 ग्राम यानी इतना। यदि आप ये जो नट्स होते हैं, ड्राइड नट्स भी यदि आप ज़्यादा ओवर कंजप्शन कर लेते हैं तो आपको सैचुरेटेड फैट और ज़्यादा मिलेगा। अच्छा फैट्स भी मिलेगा, लेकिन साथ में सैचुरेटेड फैट्स भी मिलेगा। इसलिए जो फैट्स के सोर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मतलब एक जो लिमिट फिक्स है उसी तरह से हमने उसका सेवन करना चाहिए। ना ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और ना ज़्यादा कम करना चाहिए। इसलिए दिन की शुरुआत में हम 2 बादाम और 2 अखरोट, मैं हमेशा अपने पेशेंट से या क्लाइंट है उनको सिर्फ 2 बादाम और 2 अखरोट ही एडवाइस करती हूँ, बट वो अपना उसका ओवर कंजप्शन कर लेते हैं, रिजल्टेंट अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। उनकी कोलेस्ट्रॉल के जो पैरामीटर्स होते हैं, लिपिड प्रोफाइल जो होता है वो नॉर्मलाइज आने में और ज़्यादा टाइम लगता है। यदि आप चाहते हैं कि ये नॉर्मलाइज रहे और कम से कम मतलब एटलीस्ट ज़्यादा हायर साइड में ना बढ़े, तो इसीलिए जो आपका नट्स और सीड्स का सेवन है, सीड्स भले ही इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम होते हैं, बट जो ड्राइड नट्स है जैसे कि बादाम है, अखरोट है, या पिस्ता है, या कैल्शियम है, इसका कंजप्शन जो होता है ये 4 से 5 के ऊपर में नहीं बढ़ना चाहिए। आइडियली 2-2 पीसेज आप सबके ले सकते हैं। इसीलिए हर महीने हमें ऑयल चेंज करता रहना चाहिए और उसमें प्रिडोमिनेटली हमें प्रेफरेंस देना चाहिए सनफ्लावर ऑयल को, सैफलर ऑयल को, राइस ब्रान ऑयल है, जिंजली ऑयल है, जिंजली सीड से आने की तिल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, कैनोला ऑयल जो होते हैं, इस तरह के जो ऑयल हैं
सीड्स के जो ऑयल है ये और वेजिटेबल्स के जो ऑयल है आप जो है इसका साइक्लिंग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप हर मंथली आप इसे चेंज करते रहें, या आइडियली मिक्स करने का भी तरीका होता है, बट मिक्सिंग प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप हर मंथली या जितना हो सके आपको जब पॉसिबल होता है आप इसे रिपीट करते रहिए और इसे चेंज ज़रूर करते रहिए। यदि मूफा का कंटेंट आपको चाहिए तो ऑलिव ऑयल, उसमें भी यदि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यदि आपको मिलता है तो ही आप ऑलिव ऑयल पर जाइए। अदरवाइज नॉन एक्स्ट्रा वर्जिन आपको नहीं मिल पा रहा है तो बेटर है आप ना खाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन में ही वो क्वालिटीज़ होती है, वो मूफा रिच होता है और इसी का फ़ायदा होता है। तो ऑलिव ऑयल है या पीनट्स है या जिंजरली है या कैनोला ऑयल, इसमें आपको मूफा कंटेंट मिल जाता है। फूफा कंटेंट्स यदि आपको चाहिए, सोयाबीन है या सनफ्लावर है, सैफोला है, राइस ब्रान ऑयल है, इनमें आपको फूफा कंटेंट। यदि आप सैचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्लेस कर देते हैं इन जैसे कई लोगों को रोटी पे घी लगाने की आदत होती है, तो आप कभी कभार घी लगाएं, लेकिन डेली बेसिस पे लगाना आप जो है ये सही बात नहीं है। आप इंस्टेंट सैचुरेटेड फैट्स को आप रिप्लेस करें ऑलिव ऑयल। प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ, जितने भी लोग हैं, कई लोगों को शायद ये बात बुरी लग सकती है, जितने भी लोग घी खाना पसंद करते हैं उनको ये बात डेफिनेटली बुरी लगेगी, लेकिन आप एक बार जाके अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक कीजिए। प्रैक्टिकली जो मैंने अभी तक देखा है रिसर्च से, वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंस्टेंट आप घी, आप यदि एक्स्ट्रा वजन जो ऑलिव ऑयल होता है वो आप रोटी पे खाना प्रेफर कीजिए या सैलड ड्रेसिंग में आप यूज़ कीजिए लिटिल बिट। ड्रास्टिकली आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, चाहे एलडीएल है या कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बनना अलग चीज़ है। यदि आपका एक्सरसाइज लेवल नहीं है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेकेंडली आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर भी कम है कैलोरीज का और बहुत हेवी कैलोरीज आप लेते हैं, तब जाके आपका या इंसुलिन आपका रेजिस्टेंस हुआ है तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। और जिस चीज़ से जो चीज़ बढ़ती है वही चीज़ों को हम यदि सही करते हैं तो ही अच्छा रिजल्ट आता है। सेम एज दैट, यदि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप जितना हो सके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लेवल कम करिए, रिप्लेस कर दें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को किससे, मूफा एंड फूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन ये सारा हमें खेल करना है लेस देन 25% ऑफ टोटल कैलोरीज, या 4 चम्मच तेल जो होता है उसके साथ में हमें ये सारा जो है मैनेज करना पड़ता है। तो आप खाने में जो है फूफा रिच ऑयल यूज़ कर सकते हो, सैलड ड्रेसिंग में है या रोटी पे है, मूफा रिच ऑयल आप प्रेफर कीजिए। मोस्टली लोगों का यही एक प्रॉब्लम होता है कि उनके एलडीएल लेवल बढ़े हुए होते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल आपकी यदि बढ़ी है तो खान पान में आप एक चीज़ को ऐड करना मत भूलिए, जैसे कि प्लांट स्टेनोल्स और स्टेरोल्स जैसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये नेचुरली प्लांट्स बेस्ड फूड में होता है, स्पेशली सोया में आपको मिल जाता है, मटर है, बीन्स हैं, या इसमें हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि प्लांट स्टेनोल्स और स्टेरोल रिच फूड रहेंगे जो आपको डेली बेसिस पे खाना है। यदि डेली के बेसिस पे आप 100 ग्राम भी इनका सेवन करते हैं तो आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है 2 mg से लेकर 2 ग्राम तक ये रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। आप तेजी से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आप जो है लेवल इसकी आप कम कर सकते हैं, और ये सेफली नेचुरली आप कर सकते हैं। फाइटोकेमिकल्स यानी कि प्लांट स्टेनोल्स एंड स्टेरोल्स, ये इंडिया में मोस्टली लोगों का जो होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है इसकी लेवल ज़्यादा बड़ी होती है, और इसे ही हम जो है बैड फैट्स भी कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और जो एचडीएल होता है इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल करते हैं। तो लोगों का जो एक कंसर्न होता है कि एलडीएल लेवल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एचडीएल पे हम उतना फोकस नहीं करते, लेकिन हाँ यदि आप एचडीएल की लेवल भी बढ़ाते हैं तो ये आप कम कर सकते हैं एलडीएल की लेवल। लेकिन टिपिकली या पर्टिकुलरली आपको यदि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, खान पान में जो होता है प्लांट, तो ऐसे फूड्स खाना है जिसमें कि प्लांट स्टेनोल्स और स्टेरोल्स रिच होते हैं, ऐसे फूड का हमें सेवन करना है। स्टेनोल्स और स्टेरोल्स क्या होते हैं, ये फाइटोकेमिकल्स है, नेचुरली कुछ फूड्स में प्रेजेंट होता है जिससे चलते हम अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है उसे हम कम कर सकते हैं। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में आपको प्लांट स्टेनोल्स और स्टेरोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं 4-5 फूड्स बता देती हूँ, जैसे सोय है, सोया बेस्ड फूड्स यदि आप खाते हैं, फर्मेंटेड टोफू वगैरह भी यदि आप खा पाते हैं, या नेटो यदि आप खा पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली मटर है, राजमा है, बीन्स है, इस तरह से ब्रोकली है, इस तरह के फूड जो होते हैं नेचुरली फाइटोकेमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्टेनोल्स और स्टेरोल्स
ऑयल्स। यदि रोज़ाना आप 100 ग्राम यदि इसका सेवन करते हैं तो आप 2 mg से लेकर 2 ग्राम तक आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसे आप कम कर सकते हैं, और शरीर में जो है एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को आप कम कर सकते हैं। अब यदि जिन लोगों का टोटल जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो बढ़ा है, या जिनका एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होती है, वो यदि आपको बढ़ाना है तो आपको ईपीए या डीएचए ये दोनों होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यदि ओमेगा 3 फैटी एसिड का यदि आप सेवन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 25% से तेज़ी से आप अपना ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी लेवल भी हम बढ़ा देते हैं, 0.35 mg तक ये जो होता है बढ़ जाता है। तो 100 ग्राम की यदि हम 2 टाइम्स यदि फ़िश की सर्विंग लेते हैं, और उसमें भी बेसिकली फैटी फ़िश यदि है, फ़िश है लेकिन कौन सी फैटी फ़िश, जितना फैट्स उसमें होगा उतना ज़्यादा उसमें गुड फैट्स की लेवल ईपीए और डीएचए प्रेजेंट होगा, तो ही हमें फ़ायदा कर सकता है। यदि उसमें फैट्स नहीं है तो उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलते। तो फ़िश खाना है तो फैटी फ़िश जैसे सैल्मॉन है, इस तरह की फ़िश का यदि हम सेवन करते हैं तो ही हमें ईपीए या डीएचए मिलता है, जिससे हमारे इधर जो है सैल्मॉन फ़िश हर कोई नहीं खा सकता है। तो इंडियन फ़िशेज़ जिसके मैं नाम बता रही हूँ जिसमें कि आपको ईपीए या डीएचए या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकता है, वो है कतला, सीर, हिल्सा, रावास या हलवा या सार्डिन्स। इस तरह की जो फिशेस हैं इसमें आपको आसानी से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाता है। और इसके खान पान से कितना खाना है, वीकली हमें 2 बार यदि खाते हैं तो ही हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होगा और हमारा एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं करना है। या स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन से उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स कौन सा आएगा, फर्स्ट वन इज फ्लैक्स सीड्स, और पेरीनेला सीड्स या भांजीरा जिसे कहा जाता है, स्पेशली शायद बिहार या पटना साइड में भांजीरा का चटनी खाया जाता है। जिस तरह से हम फ्लैक्सीड यानी कि अलसी की चटनी बनाते हैं उसी तरह भांजीरा की चटनी बनाई जाती है, पेरीनेला सीड्स उसे कहते हैं। तो यदि आप वेजिटेरियन से तो आपके पास ऑप्शन है, आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप वॉलनट ले सकते हैं, पेरीनेला सीड्स यानी कि भांजीरा जिसे कहते हैं, या फेनुग्रीक सीड्स आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा फ्लैक्सिस और भांजीरा है और वॉलनट। अब ये इन चीज़ों के सेवन से जो है आपका आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन बढ़ा सकते हैं, और जिसके चलते आप जो है अपना ट्राइग्लिसराइड कम करेंगे और एचडीएल के लेवल यानी कि गुड फैट्स के लेवल। ओमेगा 6 कितना लेना है, ओमेगा 3 कितना लेना है, देखिए हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें सिर्फ है इसका बैलेंस लेके चलना है। इसका रेशियो हमें पता होना चाहिए 5:10, यानी कि हमें ओमेगा 6 जो फैट्स होता है वो हायर अमाउंट में चाहिए, ओमेगा 3 लिटिल अमाउंट पे। वैसे ओमेगा 6 जो होता है खान पान में जो बीन्स होते हैं या अपने सीरियल से या पल्सेस से, उसमें भी हमें ओमेगा 6 मिल जाता है। प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रिगार्डिंग, इसलिए हम जो है फ्लैक्सीड से या ओकेजनली हमें वीकली 2-3 सर्विंग्स इसके लेना ही चाहिए। यदि आप फिश ईटर हैं तो ऑब्वियसली आपने 2-3 टाइम्स इन अ वीक आप जो है फिश सर्विंग ले सकते हैं, जिससे कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। टोटल कैलोरीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे यदि हम जाते हैं तो टोटल कैलोरीज 25% हमारी इससे आना चाहिए फैटी एसिड से, उसमें से 8 to 10% हमारा ओमेगा 6 होना चाहिए, और 10% जो है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होना चाहिए। क्योंकि जो ओमेगा 6 होता है वो हमारे खान पान से जो भी हम खाते हैं उससे हमें मिल जाता है ईजिली, बट ओमेगा 3 नहीं मिल पाता है। ओमेगा 3 का इसीलिए हमें सोचना पड़ता है, इसका सर्विंग या सोर्सेस हमें सोचने पड़ते हैं। तो ये बैलेंस होगा 5:10, क्योंकि इसका अबंडेंट सोर्स होता है ओमेगा 6 का, बस हमें 3 के बारे में सोचना है। लेकिन टोटल कैलोरीज जितनी होती है उससे हमें जो है 8 to 10% हमें सिर्फ ओमेगा 6 लेना है, और ओनली 10% जो है हमें ओमेगा 3 लेना है। कन्फ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल है कि हमें क्यों ओमेगा 6 कम लेना है, बिकॉज हमें खान पान से बाकी अदर चीज़ों से भी हमें ओमेगा 6 प्रोवाइड किया जाता है, बट ओमेगा 3 का हमें कम मिलता है, सोर्स कम होता है, लिमिटेड होता है और कम मिल पाता है। इसीलिए हमें ये 10% लेना चाहिए, और ये खान पान से जो हम ऑयल के फॉर्म में ले रहे हैं इसीलिए हमें जो है ओमेगा 6 को कम लेना है। और इसका दोनों का जो रेशो होता है 5:10 हमें रेशो मेंटेन करना होता है।
सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ साथ जो ट्रांस फैट होता है ये भी डेंजरस होता है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। सीवीडी बनाने के लिए जो है, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीज बनाने के लिए ट्रांस फैट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्रांस फैट्स को भी हमें कम करना होता है। तो ट्रांस फैट हमें इजीली केक से, बिस्किट से, क्रैकर्स होते हैं या पैकेट फूड जो भी हम बाहर से ला रहे हैं, या आप जो कोई भी चीज़ें हम तल रहे हैं, तो इसमें बार बार तलने से ट्रांस फैटी एसिड उसमें बन जाते हैं। या बाहर का जो भी खान पान हम खा रहे हैं, जैसे ट्रांस फैट्स बनता किस तरह से, जैसे कि हम उसमें हाइड्रोजनेशन करते हैं। ऑयल का हाइड्रोजनेशन करना मतलब हम उस पर वाटर ऐड करना जो होता है, मॉलिक्यूल ऐड करना, जिससे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कहा जाता है। इस प्रोसेस में जो है ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा बनते हैं। तो ये पूरे वीक में जो है पर डे के हिसाब से 1 to <1% हमें लेना चाहिए। जितना हो सके हमें ट्रांस फैट की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। जितना कम आप कर सकते उतना कम आप ट्रांस फैटी एसिड कीजिए। हम बढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल इनटेक पे। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल इनटेक होना चाहिए <200 mg पर डे हमारा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल फूड सोर्सेज पे। जितने भी लोग होते हैं प्लांट फूड बेस उनका खान पान है, तो उनका कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो नॉनवेज में जो स्पेशली ऑर्गन मीट्स होते हैं, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, इस तरह का यदि आप ऑर्गन मीट खाना प्रेफर करते हैं, तो जिससे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो याद रखिए, <200 mg पर डे आइडियल कंजप्शन होता है। तो आप एक दिन में कम से कम सर्विंग रखिए, जो भी आप वेजिटेरियन नॉनवेज खाना आप खाते हैं, और जितना हो सके ऑर्गन फूड्स को लिमिट में रखें। सो इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सा ऑयल कितने अमाउंट में हमें चाहिए और कौन सा ऑयल हमें कम से कम खान पान में रखना है। अब खान ऑयल से हम जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा भी सकते हैं, ऑयल से हम कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर सकते हैं। और कौन से ऑयल जो है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और कौन से ऑयल्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट दिखाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं या कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जो नेचुरली आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है और जो भी सीवीडी की रिक्स होती है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज बनाने की जो रिक्स होती है, वो नेचुरली हम कैसे कम करें, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरी